हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स पार्ट 2 देखेंगे। इसमें क्या है कि आप प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे, 5 ईयर प्लान्स हम लोग देखेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीडीपी क्या होता है, फिर एलपीजी पॉलिसी उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स was introduced as a part of centralized economic planning to promote rapid industrialization and economic development। क्या था कि 5 साल 5 ईयर प्लान जो है एक तरह से कह सकते हैं 5 साल का हमारा एम, आने वाले 5 साल में हम लोग क्या क्या करेंगे वो इसमें दिया गया था। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब उस वक्त इंडिया के पास उतने साधन वगैरह नहीं थे। तो क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक एम होना चाहिए, आने वाले वक्त में हम क्या क्या अचीव करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन 1928। यह स्टैटिक के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान जो है सोवियत यूनियन में हुआ था 1928 में। जोसेफ स्टालिन साहब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च इट्स 5 ईयर प्लान इन 1951। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। द प्रोसेस बिगन विद द सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन मार्च 1950। हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन आगे। ये क्या, ये जो प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? जब एक प्लानिंग कमीशन बनी मार्च 1950 में, उसके बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये प्लानिंग कमीशन एक तरह से एक एडवाइजरी बॉडी थी कि ये 5 साल का प्लान बना करके गवर्नमेंट को सजेस्ट करती। अभी गवर्नमेंट के पास उनकी डिस्क्रिप्शन पावर है, वो कितना उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराएंगे वो उन पर था, क्योंकि ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है हमारा द 5 ईयर प्लान हैव बीन कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है, ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया अ डेवलप कंट्री। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ख़त्म करना और इंडिया को एज अ डेवलप कंट्री बनाना। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा प्लानिंग कमीशन। ये क्या, इसके थ्रू ही 5 ईयर प्लान बनते थे। तो प्लानिंग कमीशन देखना ज़रूरी है। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना स्टैट्यूटरी बॉडी थी, सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। बस इसका काम एडवाइस देना था। इसका ये जो एडवाइस कर रहा है, ऑब्लिगेशन नहीं था गवर्नमेंट पर कि वो उसे फुलफिल ही करे। ठीक है, बट वो करते थे कुछ हद तक। इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपके प्लानिंग कमीशन का, जो कि अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इट वाज एस्टेब्लिश बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द यूनियन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के रिकमेंडेशन पे प्लानिंग कमीशन बना। और उसके कौन थे? अब ये एडवाइजरी प्लानिंग कमीशन कब बना? 1946 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के सी नियोगी। तो इनके चेयरमैनशिप मीन्स एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड जो था वो 1946 में बना, और के सी नियोगी साहब के चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन आपको इन्होंने रिकमेंड किया। फिर गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के। तो इस हिसाब से कौन थे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आज़ाद इंडिया के? जवाहरलाल नेहरू। तो यही आपके पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी बने ऑटोमेटिकली। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपने पढ़ा, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट जो हैं आपके राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं, उसी तरह से ये हो गया। अभी जैसे नीति आयोग का पूछा जाएगा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। आगे देखते हैं। अब आता है नीति आयोग। ऑन 13 अगस्त 2014, ठीक है, 2014 में मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर नीति आयोग बनता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जून 2015। इसका डेट याद रखिए एस्टेब्लिशमेंट का, 1 जनवरी 2015 को ये इस्टेब्लिश हुआ आपका नीति आयोग। ये भी क्या, नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है।
क्रिएट बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ। तो क्या था कि प्लानिंग कमीशन पहले बना, फिर बाद में उसको ख़त्म किया गया 2014 में, फिर 2015 में 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बन गया। अभी नीति आयोग ही है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56। ये तो जनरली कि 5 ईयर प्लान है तो 5 साल के लिए होगा, 1951 to 56। ठीक है, तो इसमें क्या था कि दिस प्लान इज़ बेस्ड ऑन द हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये प्लान किस पे बेस्ड है? हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या होता है? ये बेसिकली क्या है कि इनका मानना था, हैरोल्ड डोमर, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितना हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे, जितना भी किसी भी फैक्ट्रीज में या किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट जितना इंक्रीज़ कीजिएगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एन इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू एन इंक्रीज़ इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस मॉडल का बेसिकली हैरोल्ड डोमर मॉडल क्यों कहा जाता है, और हैरोल्ड डोमर मॉडल का मतलब तो यही था कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी फैक्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्री में, उतना वो ज़्यादा हमें आउटपुट देगी। तो इट एम्फेसाइज्ड इम्प्रूवमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड इरीगेशन। बेसिकली ये एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपको इट एम्फेसाइज्ड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसमें क्या था, मेजर डैम बनते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। भाखड़ा नंगल डैम कौन से नदी पर? आपका सतलज रिवर। ये आपको कहाँ है भाखड़ा नंगल डैम? ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नंगल डैम आपको हिमाचल प्रदेश। फिर आपका हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर है, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। सॉरी, ये हीराकुंड डैम आपको उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा। ठीक है, फिर आता है एक मेट्रो डैम। इसका इस्टेब्लिशमेंट ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर हुआ। इनके मीन्स मैंने बताया ये सजेस्ट करते थे गवर्नमेंट को कि ये सारी चीज़ें आप कीजिए डेवलपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये सब बनाए। तो कावेरी रिवर पर मेट्रो डैम बनता है। ये कहाँ है आपका? कावेरी रिवर पर। ठीक है, ये पता है कावेरी नदी पे। अब क्या होता है कि ये जो कुछ ये आपका एक पहला था, तो इसमें कुछ चीज़ें अचीव हुई, कुछ नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सारा ही अचीव हो जाता है, जितना प्लानिंग कमीशन ने जितना भी एडवाइस दिया वो सारे अचीव हो जाएं, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखिए, फर्स्ट ये पूछा जाता है कई बार कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड होता है? हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। 1 मिनट। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61, 1956 से 61 तक। अब ये किस मॉडल पर बेस्ड था? तो जनरली क्वेश्चन आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो आप बताइएगा महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। इट एम्फेसाइज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या? प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन इंडिया, वो प्रोडक्ट जो कि इंडिया में बन रहे हैं। तो इनका मेन एम था कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज से, तो हमारा वो इंपोर्ट कम हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि चीज़ें इंडिया में ज़्यादा बने। प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन इंडिया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडिया में जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो करेगा। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का ये आइडिया था, इन्होंने सजेस्ट किया। एस्टैब्लिश स्टील प्लांट। इसके अकॉर्डिंग स्टील प्लांट एस्टैब्लिश हुए इंडिया में। कौन कौन से? भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला वर सेट अप इन अकॉर्डिंग विद दिस प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग्स में, इस प्लान में जो सजेशन हुआ था उसके हिसाब से 3 आपके बेसिकली जो पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ, तो ये 3 आपके भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला स्टील प्लांट एस्टैब्लिश हुआ। भिलाई कहाँ आपको? छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़। ये पूछा गया कई बार, भिलाई आपका क्या कहते हैं उसे। अब भिलाई स्टील प्लांट कहाँ मेंशन है, कहाँ एस्टैब्लिश है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। एंड राउरकेला सभी को पता है, उड़ीसा में। तो ये 3 स्टील प्लांट सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 66।
द थर्ड 5 ईयर प्लान स्टेट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इनका बेसिकली फिर से पहला 5 ईयर प्लान भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ये भी हमारा थर्ड वाला भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ग्रोथ करना एग्रीकल्चर में, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर में बेसिकली कौन सा पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना, और इंडस्ट्री को तो करना ही है, बढ़ाना ही है। ठीक है, टारगेट फेल्ड, ये क्या, ये टारगेट जो फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि ये आप देखिए ईयर देखिए अपन 1961 to 66, तो क्या 62 में अगले साल ही चाइना और इंडिया के बीच वॉर हो गया था 1962, एंड पाक एंड इंडिया वार, पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर हुआ था 1965 में। तो ये 2 वॉर हो गए थे इसी बीच। तो इससे क्या था कि बहुत सारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई थी, चीज़ें अब एम कंप्लीट करना, एम जो है सेट हुआ वो फुलफ़िल करना मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ चल रही है। तो इसी में जो आप इमरजेंसी में आप पढ़िएगा, इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगा है। तो सबसे पहला वही लगा था, सबसे पहला साइनो इंडिया के वॉर की वजह से ही लगा था, 1 से 26 अक्टूबर तक 1962 में ये लग गया था। और ये कब तक चला था, 1968 तक, साइनो इंडिया वॉर 1968 तक चला था। ठीक है, तो ये क्या है पहला। इसके बाद फिर आपका सेकेंड इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था, ये भी आपको 1971 तक इमरजेंसी चल रहा। तो इमरजेंसी वाले टाइम में फिर ये फुलफ़िल करना मुश्किल हो गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 to 74। ठीक है, आपको 68 69 वो सारी वो फुलफ़िल नहीं हो पाए। फोर्थ वाले देखते हैं, दिस प्लान एम्फेसाइज्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। दोबारा से हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ पे ध्यान दिया, एंड ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये एक तरह से हुआ था इसी प्लान के अंदर। जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना था, ग्रो करना था, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ इसी वक्त। ठीक है, हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा देख लेंगे। दिस प्लान इज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना। इस प्लान को, फोर्थ 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसी प्लान के अंदर 14 मेजर बैंक्स वर इंटरनेशनलाइज। ये मैंने आपको कब बताया था, आई थिंक लास्ट वीडियो में भी, जब आरबीआई बता रहा था तो उसमें भी आरबीआई एक्ट के बारे में जब मैंने बताया था तो उसमें ये मेंशन किया था कि 14 मेजर इंडियन बैंक्स जो नेशनलाइज हुए थे। डेट क्या था नेशनलाइजेशन का, 19 जुलाई 1969 में ये हुआ था। देखिए ईयर वही है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन से। सबसे पहला तो आप कहिए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है वर्ल्ड में, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, या फिर वर्ल्ड करिए, वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है, तो ये हैं नॉर्मन बोरलॉ। नॉर्मन, तो ये जो हैं इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन साहब, इन्हें कहा जाता है। इंडिया में किसे कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ, पता होगा, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है इंडिया में, तो इंडिया में हमारे MS स्वामीनाथन साहब। इंडिया में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। ये जो अब ग्रीन रिवोल्यूशन से यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन, अब की राइस और वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। मीन्स ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें सक्सेसफुल ये प्लान था। इस प्लान में जो भी एम सेट हुए थे बहुत हद तक वो फुलफ़िल हुए थे। ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडिया में वीट की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, राइस की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। दिस 5 ईयर प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हमने एग्रीकल्चर देख लिया, अब क्या है एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट चेकिंग, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिवेशन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो उसको चेक करना, कम करना, पॉवर्टी घटाना। अब इस 5 ईयर प्लान का अब थोड़ा अनदर जो भी चीज़ें जो बच रही हैं वो सब पे फोकस करना। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक इंडिया एग्रीकल्चर पे बेस्ड था टोटली, इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉज बन रहे थे। अब दिस प्लान इज़ प्रिपेयर्ड बाय DP धर।
तो आपका 5th 5 ईयर प्लान किसने प्रिपेयर किया? DP धर साहब। इट फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, बेसिकली आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस सिस्टम। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे हमें सेल्फ रिलायंस करना, आत्मनिर्भर रहना, और डिफेंस सिस्टम पे इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो मीन्स हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करें, वो कम करना, डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज़ करना, इंडिया में ही डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो ये क्या था हमारा 5th 5 ईयर प्लान का फोकस था बेसिकली। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ। तो ये दो आपके ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। इंडियन नेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है बट एम के थ्रू ये क्या क्या एस्टेब्लिश हुआ, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP लॉन्च हुआ। तो ये क्या आत्मनिर्भरता जो ये है, ये चीज़ें पहले से भी चल रही थी। फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था बहुत हद तक, बट अभी हो रहा है बहुत हद तक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रोलिंग प्लान 1978-80, ठीक है। इससे पहले वाला जो प्लान था, इससे पहले जो हमने देखा 5th 5 ईयर प्लान 78 तक, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 78-80। इस रोलिंग प्लान क्यों कहा गया? क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट बदली, जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई, तो उन्होंने पिछले वाले 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया एंड इंट्रोड्यूस न्यू 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इस ईयर में 6th 5 ईयर प्लान जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ। रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय गुन्नार मेडल। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने प्रिपेयर किया था? गुन्नार मेडल ने। ये ज़्यादा नहीं, 2 साल ही रहा। दिस प्लान वाज अगेन रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1980। 1980 में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, तो उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान जो कि कांग्रेस ने बनाया था। 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 85, 5 साल चला। दिस 5 ईयर प्लान मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब क्या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ इंडिया टिल्ट हुआ आपका, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ज़रूरी है। दिस प्लान फोकस्ड इक्वली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर दोनों पर इक्वली फोकस करना शुरू किया इस प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड आपका इस्टेब्लिश होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म पूछा गया कई बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका नाबार्ड एस्टैब्लिश होता है 6th 5 ईयर प्लान के अंडर, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन का जो ये वर्ड है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी इंडिया में, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वही लिबरलाइजेशन हुआ। मीन्स बहुत सारे लॉज वगैरह थे, लाइसेंसिंग के लॉज थे, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे, तो उन सबको कम करना। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम देखेंगे अभी LPG पॉलिसी में भी। अब आता है 7th 5 ईयर प्लान एम्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इनका काम क्या था? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट देना। अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं उसे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, बट एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है उन्हें। जो इंडिया के पीपल है उनकी ज़रूरियात कहाँ से पूरे होंगी? तो काम देना उन्हें, एम्प्लॉयमेंट। इसी के अंडर फिर जवाहर रोज़गार योजना लॉन्च होता है 1989 में। जवाहर रोज़गार योजना लॉन्च हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एनुअल प्लान। एनुअल प्लान क्या? 1991 to 1991 एंड 1992, एक साल का, एक साल के लिए। पहले तो 5 ईयर प्लान चल रहा था, अभी एनुअल प्लान आया, क्योंकि इंडिया में थोड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, तो 1 साल का ही प्लान बना था। आने वाले साल, पहले साल में क्या देखना है। तो नो 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी। क्यों? राजीव गांधी, उनका डेथ हुआ था 1991 में, तो इस वजह से भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था। एट द टाइम इंडिया फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इंडिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहा था, तब क्या होता है कि मनमोहन सिंह लॉन्च इंडियाज़ फ्री मार्केट। मनमोहन सिंह ने फ्री मार्केट पॉलिसी लॉन्च किया, ठीक है।
उस वक्त क्या थे ये, मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये पीवी नरसिम्हा राव की काल में वो प्राइम मिनिस्टर थे इस वक्त, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ही इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991। एलपीजी पॉलिसी जो पढ़ते हैं हम लोग, एलपीजी क्या है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मनमोहन सिंह। L for liberalization, P for privatization and G for globalization in 1991, expanding the role of private and foreign investment। अभी तक क्या था, गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे बहुत से ऐसे क्या कर सकते हो उसे सर्विसेज थी जिस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, सिर्फ गवर्नमेंट ही वो सर्विस प्रोवाइड करा सकती है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को वो अधिकार नहीं था। फॉर एग्जांपल रेलवे आप देख सकते हैं, अब तो रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है, बट उस वक्त तक क्या था कि पूरी तरह से ओवरऑल रेलवे और जो भी डिफेंस सिस्टम तो अभी भी हमारा ये बहुत सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल कर रही थी, बर्डन कुछ ज़्यादा ही था उस वक्त। तो क्या होता है, एलपीजी जो आपका आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट है एलपीजी, मनमोहन साहब ने इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या होता है कि बर्डन रिलीज़ हुआ गवर्नमेंट के सर से। तो पॉलिसीज़ में क्या थी, 3 पॉलिसी पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन में, मतलब मैंने बताया पहले भी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसे कम करना। लिबरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, उसे कम करना। इम्प्लीमेंट फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना। एग्जाम्पल डिल्यूशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कम करना मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में। यहाँ पे कुछ ट्रेड थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी, तो उसमें प्राइवेट को भी क्या कर सकते हैं, उसे इनवाइट करना। रिडक्शन इन रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन करना ताकि हमारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर सकें चीज़ें, और अदर कंट्रीज़ की चीज़ें इंडिया में आसानी से आ सकें। तो ये मीन्स जो रूल एंड रेगुलेशन थी कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो उन्हें थोड़ा लिबरल वे में मॉडिफाई करना। प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक इज शिफ्टेड फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट हैंड। समझ रहे, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन मीन्स पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। बहुत सारे बैंक्स वगैरह थी जो गवर्नमेंट ही रन कर रही थी, बट और बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस थे जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही रन कर रही थी। फॉर एग्जांपल अभी भी आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अच्छा एग्जांपल था आपका रेलवे ही था एग्जांपल आपके, इस गवर्नमेंट टोटली मोनोपोली थी उसमें, बट रेलवे में भी अब हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। तो यही था कि मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट रन कर रही थी, प्राइवेट को वो क्या कहते हैं उसे फ्री नहीं थे वो एंट्री करने के लिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें उनको अलाउ की गई कि वो प्राइवेटाइजेशन किया गया कि हाँ बर्डन रिलीज़ करना, गवर्नमेंट अपनी बर्डन फिर रिलीज़ कर रही थी, प्राइवेट इंडिविजुअल भी कुछ चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रीज वो चला सकें, उनको अलाउ किया जा रहा था। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। दिस मूव टारगेटेड एन इंक्रीज इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज एंड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। आपका ग्लोबलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इन ट्रेड विद अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड इन को इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो ये बेसिकली एलपीजी जो हमारा है, एलपीजी से इसके बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो बहुत हद तक कम हुई। गवर्नमेंट जो पूरी तरह से बहुत सी चीज़ों में मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, वो कम होता है, और बहुत अदर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगी, क्योंकि पॉलिसीज़ वगैरह जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो स्ट्रिक्ट बहुत थे उस वक्त, तो उन्हें लिबरल किया गया। इस वजह से अदर कंट्रीज़, फिर फॉरेन ट्रेड को हमने इनवाइट किया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब ये जो आइडिया था ये मनमोहन सिंह का था, उन्होंने यही इम्प्लीमेंट किया क्राइसिस के वक्त में, फिर बहुत हद तक इंडिया जो है कह सकते कि बचा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 8th फाइव-ईयर प्लान 1992 to 1997। 8th फाइव-ईयर प्लान, द 8th फाइव-ईयर प्लान एम टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न करना। द 8th फाइव-ईयर प्लान एम टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या था, यहाँ तक कि
LPG वगैरह जो भी आया अभी तक एग्रीकल्चर पर हमने देख लिया, एम्प्लॉयमेंट पे देख लिया। अब क्या देखना था, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा था तो उसको कंट्रोल करना, पॉवर्टी घटाना। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ेगा पॉवर्टी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट देना जनरेशन को। तो ये सारे ये मीन्स एक तरह से ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह शुरू से ही ये प्रॉब्लम चलती आई है। बहुत जो प्लान वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो उनके थ्रू कुछ घट रहा था, फिर कुछ इंक्रीज़ हो जाता था, फिर से उन्हें घटाया जाता। तो ये एक तरह से चलता आया है। आगे बढ़ते हैं। 9th 5-year plan 1997 to 2002। दिस 5-year प्लान गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब क्या था कि रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली एग्रीकल्चर तो ठीक है, ये तो चल ही रहा है। रूरल डेवलपमेंट, गांव जो है, गांव का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ वगैरह कहाँ लग रही है, शहर में इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही हैं। शहर का आपको जो अर्बन एरियाज़ है उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। तो फिर इसका एम था कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ख़त्म करना। ठीक है, 9th 5-year प्लान आया, ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। 10th 5-year प्लान 2002 to 7। ये हमारा दिस 5-year प्लान एम टू अचीव 8% एवरेज GDP ग्रोथ फॉर द पीरियड ऑफ 2002 to 7। इस प्लान का एम क्या था कि 8% एवरेज GDP हमें ग्रो करना है फॉर द पीरियड ऑफ 2002 से 2007 के बीच। GDP क्या होता है हम देखेंगे आगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसे, हम देखेंगे। क्रिएशन ऑफ 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। आने वाले 5 साल में 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, लोगों के लिए। इंडियन सिटीजन थे पॉपुलेशन, उनके लिए 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में। आगे बढ़ते हैं। 11th 5-year प्लान एक्सीलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ GDP फ्रॉम 8 to 10%। हमने बहरहाल समहाउ 80% अचीव किया, वहाँ से और बढ़ाना 8 to 10% तक ले जाना था GDP को। इसमें क्या था, फिर राजीव आरोग्य सरी हेल्थ स्कीम वाज लॉन्च। इसमें एक स्कीम लॉन्च होता है, राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम। बस एक ध्यान रखिएगा, ये स्कीम कौन से 5-year प्लान के थ्रू लॉन्च हुआ था आपका, तो 11th 5-year प्लान। आगे बढ़ते हैं। 12th 5-year प्लान 2012 to 17। दिस 5-year प्लान एम टू अचीव 8.2% ग्रोथ विद द मोटो ऑफ फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, 12th 5-year प्लान का क्या था, पहला तो ये कि 8.2% अचीव करना है ग्रोथ आपका GDP में, और फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसका मोटो था। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट करना, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आर द मेन फोकस ऑफ दिस प्लान। ये जो आपका 12th प्लान था, इसका क्या मेन फोकस था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, एजुकेशन इंक्रीज़ करना, हेल्थ इंक्रीज़ करना, स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम थी, एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारे प्रॉब्लम कवर हो जाए। तो आने वाले हर 5-year प्लान में कुछ चीज़ें जो दिख रही थी कि हाँ अब ये ज़्यादा हो रही हैं तो उन्हें ख़त्म करना चाहिए। तो ये आपका 12th 5-year प्लान हुआ। यहाँ तक आपके 5-year प्लान कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम लोग GDP क्या है। ठीक है, GDP हमने देखा था पहले। तो GDP इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP refers to the monetary value of final goods and services produced in a country in the period of 1 year। क्या है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ऑफ 1 ईयर। इसमें 3 आपको एलिमेंट देखने मिलेंगे GDP में। क्या सबसे पहला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, तो दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया जाता है, उसे ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, विद इन द टेरेटरी मीन्स टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ कंट्री। इंडिया में बनने वाली चीज़ें, इंडिया ये मान लिया जाए इंडिया की एक टेरिटरी है, इंडिया के अंदर जो बन रही है वो चीज़ें कितने, तो एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड क्या, फाइनेंशियल ईयर, एक ईयर में, एक साल में। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कहाँ कब से कब तक है, 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो ये ध्यान रखिएगा। तो GDP क्या होगा, GDP का बेसिकली क्या है कि एक साल के अंदर एक पीरियड में इंडिया में
जितने भी प्रोडक्शन होते हैं फाइनल गुड्स के, उनका मॉनेटरी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो एक जीडीपी कहलाया हमारा। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज़ हो, जितना ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा सिचुएशन बेहतर होगा इंडिया का। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप 5 लार्जेस्ट इकनॉमी जो कि इंडिया में है 2024। ये क्या सोर्स हमारा IMF का, जहाँ पे जीडीपी IMF की डाटा है कि टॉप 5 जो जीडीपी कंट्रीज़ हैं जिनके जीडीपी हाई एक तरह से अच्छे लेवल पर हैं, तो सबसे पहले USA आता है, फिर चाइना, फिर जर्मनी, जापान एंड इंडिया। तो इन दोनों, USA तो बहुत आगे है, चाइना थोड़ा पीछे चल रहा है, जर्मनी, जापान एंड इंडिया लगभग सेम ही चल रहे हैं, थोड़े आगे पीछे ही हैं। तो इंडिया का जीडीपी अभी वर्ल्ड में 5th नंबर पर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आप जो भी 5 ईयर प्लान हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, नीति आयोग हमने देख लिया, जीडीपी देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन है जीडीपी आपके नीति आयोग से कि अभी जो है फॉर एग्जांपल एक आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे और अभी करंट में CEO कौन है। आपके नीति आयोग के CEO ऑफ नीति आयोग एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, CEO कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है। ठीक है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग टाइप कीजिए। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।